करौली में कोहराम के बाद कर्फ्यू जारी। निर्दलीय पार्षद मतलूब अहमद आरोपी, तलाश जारी। पीएफआई की चिट्ठी से उठ रहे बड़े सवाल, क्या पहले से था हिंसा का इनपुट? फिर पुलिस क्यों नहीं हुई सचेत? करौली हिंसा को लेकर सियासी बयानबाजी। राजेंद्र राठौड़ ने कहा, जांच करने करौली जाएंगे, रोका तो गिरफ्तारी देंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक जांच दल करौली में हुई सांप्रदायिक घटना के बारे में जांच करने के लिए करौली जाएगा। इस जांच दल के अंदर मेरे साथ हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता मदन दिलावर और रामलाल जी शर्मा। वसुंधरा राजे का बयान, सीएम भाजपा पर आरोप लगाना बंद करें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी गठित की 3 सदस्यीय समिति। करौली का गुनहगार कौन? नमस्कार, स्वागत आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। करौली में हुई हिंसा ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। पूरे शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, इंटरनेट सेवाएं बंद है, शहर में हालात तनावपूर्ण है, लेकिन नियंत्रण में बताए जा रहे हैं। शहर में पुलिस लगातार गश्त कर रही है। निर्दलीय पार्षद मतलूब अहमद को आरोपी बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। और इसी बीच पीएफआई की चिट्ठी से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या गड़बड़ी को लेकर के पहले से इनपुट था? अगर इनपुट था तो पुलिस वक्त रहते सतर्क आखिरकार क्यों नहीं हुई? आखिर कहां चूक हुई? और इन सब के बीच सियासी बयानबाजी का दौर भी चल रहा है। बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल जांच को लेकर के जांच रिपोर्ट सतीश पुनिया को सौंपेगा। राठौड़ ने इस बात को लेकर चेताया कि अगर बीजेपी की जांच टीम को रोका गया तो वे गिरफ्तारी देंगे। वहीं कांग्रेस ने 3 सदस्यीय जांच टीम गठित की, जो जल्द करौली जाएगी और तथ्यों की जानकारी लेगी। और इसी मुद्दे को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार करौली का असली गुनहगार कौन है। तो सवाल इस बात को लेकर के है कि आखिरकार करौली का असली गुनहगार कौन है? क्या वाकई पहले से एक इनपुट था कि इस तरह की घटनाएं हो सकती है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है, कुछ असामाजिक तत्व ऐसे हैं जो इस तरह की साजिश रच रहे हैं? अगर था तो उसको लेकर के पुलिस ने समय रहते सतर्कता क्यों नहीं बरती? क्या वजह आखिरकार रही, किस तरह की घटना हुई? और उसके बाद जिस तरह की बयानबाजी हो रही है वो वाकई पुलिस के सामने भी एक चुनौती है शांति बहाल करने को लेकर के। हालांकि कर्फ्यू लगातार लगा हुआ है, पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर हैं। और इसी बीच हम आज चर्चा करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है, उससे तारुफ मैं आपका करवा दूं। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं शैलेंद्र सिंह धाबाई, भारतीय जनता पार्टी के नेता, साथ ही साथ अब्दुल सलाम जौहर हमारे साथ हैं, कन्वीनर हैं आप मुस्लिम प्रोग्रेसिव फेडरेशन के, और योगेंद्र जोशी हमारे साथ हैं पूर्व पुलिस अधिकारी के तौर पर। वहीं डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस के नेता, तो उनको ले लेंगे। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। और सबसे पहला सवाल शैलेंद्र सिंह धाबाई जी, आप ही से आखिरकार जब कांग्रेस के नेता जुड़ेंगे तो उनसे लेंगे, लेकिन सवाल यह कि आखिर जैसे कांग्रेस कह रही है कि आप लोग सिर्फ सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम करते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के बजाय जिस तरह की बयानबाजी, और यह भी कहा जा रहा है कि अभी देखिए कर्फ्यू वहां पर चल रहा है, तो क्यों टीम को अभी जाने की जरूरत है? क्या जांच अभी करने की जरूरत है? शांति बहाल हो जाने दीजिए, उसके बाद जांच होनी चाहिए। तमाम चीजें सामने आ रही हैं सर। शैलेंद्र जी। देखिए हेमंत जी, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का बयान है
वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना, बचकाना और बौखलाहट में दिया हुआ बयान है। आप देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी अपने निजी कार्यक्रम में आते हैं और वहां अनुसूचित जनजाति प्रबुद्ध जनों का सम्मेलन होता है। मेरे को लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने उनका उद्बोधन नहीं सुना और जो विफलताएं हैं, जो प्रशासनिक विफलताएं हैं, पुलिस की विफलता है, जो राज्य की इंटेलिजेंस है उसकी विफलता है, और जो पहले पीएफआई ने एक लेटर जारी कर दिया, और पीएफआई क्या है? पीएफआई एक सिम्मी आतंकी संगठन है, उससे जुड़ा हुआ है, जो कि हिंदुस्तान में कई राज्यों में बैन है। पीएफआई एक लेटर देती है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को, डीजीपी को, और उसके बाद यह घटना होती है। तो यह घटना पूरी सुनियोजित है और षड्यंत्र और साजिश के तहत ये की गई है। आप देखिए, हिंदू अपना त्योहार नव संवत्सर मना रहा था, उसमें मोटरसाइकिल रैली निकल रही थी, वहां ऑलरेडी पहले से ही प्लान्ड पत्थर रखे हुए थे, भाटे रखे हुए थे, तलवारें लठ रखे हुए थे, और जैसे ही वो रैली निकलती है ऊपर से और साइड से पत्थर बरसाने शुरू कर देते हैं। लेकिन शैलेंद्र जी, ये भी तो अभी सामने आ रहा है, ये देखिए जांच का विषय है शैलेंद्र जी, ये अभी जांच का विषय है कि आखिरकार ये क्या सुनियोजित था वाकई पूरा का पूरा घटनाक्रम, या फिर अचानक से हुआ। लेकिन ये भी चीजें सामने आ रही है, कुछ लोग इस बात को लेकर के भी आरोप लगा रहे हैं कि जो लोग वहां से रैली लेकर के जा रहे थे वो अपने डीजे पर भड़काऊ तरीके के गाने बजा रहे थे। नहीं हेमंत जी, मैं आपको बताऊं, जो वहां जुलूस रैली निकाली जा रही थी उसमें परमिशन ली हुई थी और उसमें पुलिस अधिकारियों ने कोई सर्वे नहीं किया, वो परमिशन के तहत निकाली जा रही थी। और जो नॉर्मल बात होती है, अगर कोई हम हिंदू त्योहार, हिंदू पर्व मनाते हैं तो हमारे देवताओं और भगवानों के नारे नहीं लगाएंगे क्या? क्या आपको नहीं पता, जब मुसलमान जो धर्म विशेष है वो भी तो अपने निकालती हैं, उनके त्योहारों को मनाते हैं, किसी को लेकर के अगर टारगेट करके किसी को नारेबाजी क्यों हो? आप अपना त्योहार मनाइए, कौन मना करता है? डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि ये सुनियोजित था और सरकार अपनी विफलता छिपाने के लिए बीजेपी पर आरोप लगा रही है। प्रदीप जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? प्रदीप जी तक आवाज नहीं जा रही, हमसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनके पास वापस लौटेंगे। अब्दुल सलाम जौहर, आप ही से, क्योंकि आपने सुने भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ये पहले से सुनियोजित था, पूरी तरह से वहां पर पत्थर जमा किए हुए थे। क्या लगता है आपको? पीएफआई ने चिट्ठी लिखी? ऐसा नहीं है, त्योहार मनाना गलत नहीं है, लेकिन त्योहार की आड़ में आप राजनीतिक रोटियां सेके या माहौल को खराब करें, कमी यहाँ है। जुलूस वो निकल रहा था, पहले तो प्रशासन को ये चाहिए था कि वहाँ इस तरह के परमिशन नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन अगर जुलूस निकल रहा था तो जिस तरह से वहाँ उत्तेजित नारे जो लगाए जा रहे थे, जो आपत्तिजनक थे, जो किसी भी सभ्य समाज के लिए सही नहीं है, वो गलती थी। और उसी को ही इन्होंने एक ये सियासी हथकंडे के रूप में ये चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये सुनियोजित तरीके से बीजेपी के लोग या संघ के लोग, जितने भी लोग हैं, वो इस तरह काबू कर रहे हैं जिससे कि माहौल खराब हो और आने। लेकिन अब्दुल सलाम जौहर, बाकी सब तो आप कह रहे हैं कि गलत है, लेकिन यह गलत नहीं है कि किसी जुलूस के ऊपर पथराव किया जाए, वहां पर आगजनी की जाए, लोगों को मारने के लिए हमले किए जाए। यह सभ्य समाज के लिए ठीक होता है? नहीं, आगजनी तो इन लोगों ने की है। आगजनी तो लोग, किसी ने अगर कोई पत्थर का एक हाथ किसी ने फेंक दिया, हो सकता है कि वो इन्हीं के लोग शामिल हो, क्योंकि इनको तो माहौल को खराब करना था और ध्रुवीकरण करना था। उसका पूरा वीडियो और उसके बाद में जो जिस तरह से उन्होंने माहौल सिर्फ एक दो लोगों ने नहीं फेंके हैं, बहुत सारे लोग छतों से पत्थर फेंकते हुए पत्थरबाजी हुई है वहां पर, उसके बाद ही तो माहौल बिगड़ा है। हिंसा की नौबत क्यों आती है कहीं पर भी? नहीं, अगर किसी ने बाइक में पत्थर फेंक दिया, किसी बच्चे ने कोई बात हो गई, तो उसका कमाल है अब्दुल सलाम साहब, ठीक है, नहीं होना चाहिए। उपेंद्र मिश्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र जी, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे? अब्दुल सलाम जौहर कह रहे हैं कि अगर वहां पर किसी इलाके में, आप मुस्लिम बाहुल इलाके में जाते हैं और वहां पर भड़काऊ गाने चलाते हैं, भड़काऊ नारे लगाते हैं, उकसाते हैं लोगों को, यह गलत नहीं है? हेमंत जी, आपने अभी आपकी न्यूज चैनल पर था, जोशी साहब एक मिनट में गणगौर की टिप्पणी सवारी चाहता में हूं सांड उपेंद्र घुस मिश्र गए। जी से। अगर उपेंद्र मिश्र जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? उपेंद्र मिश्र,
उपेंद्र जी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। योगेंद्र जी, क्या ये जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, मेरा सवाल सीधा सीधा, क्या पुलिस का फेल्योर है, क्या ये इंटेलिजेंस का फेल्योर है कि लगातार सूचना के बावजूद इनपुट अगर कोई था उसके मुताबिक तैयारी नहीं की गई? एक पूर्व पुलिस अधिकारी के तौर पर कैसे देख पा रहे हैं आप? हेमंत जी, ये बिल्कुल सही बात है जी कि इनके पास अगर मान लीजिए ये चिट्ठियां भी थी पीएफआई की या नहीं भी थी, मैंने मेरी पूरी नौकरी में ये देखा है कि जहां से भी किसी भी धर्म का जुलूस निकलता हो, चाहे मुस्लिम धर्म का निकले, चाहे सिख धर्म का निकले, चाहे हिंदू धर्म का निकले, उस रूट की पूरी रेकी की जाती है। उस रूट के दोनों तरफ के मकानों को चेक किया जाता है, उनके मकानों पर रखे हुए पत्थर डंडे सब हटवाए जाते हैं, और जहां पर विपरीत समुदाय के लोग होते हैं वहां पर पुलिस ऊपर छतों पे खड़ी रहती है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे यहां प्रोफेशनल पुलिसिंग खत्म हो गई। लोग जो है प्रोफेशन को जानते ही नहीं है। ये लोग खाकी वर्दी पहन लेते हैं और कंधे पे स्टार लगा लेते हैं, और इनके पास सूचना, मतलब जो सूचना तंत्र है वो इनका इतना खराब है कि इनको ये सूचना ही नहीं मिलती है। दूसरा, इनका एक बहुत बड़ा फेल्योर ये है कि कोई भी कार्यक्रम है उसके पहले ये नहीं लगा पाते हैं कि पूर्व अनुमान इनके पास नहीं होता कि अगर मान लीजिए इस प्रकार की चीज हो रही है, तो आपको लगता है कि वाकई कहीं ना कहीं फेल्योर रहा है पुलिस सिस्टम का? बिल्कुल बिल्कुल फेल्योर रहा है, और इस प्रकार के अधिकारियों को तुरंत जिले से हटा देना चाहिए। मैंने भी कई दंगे और कई फसाद देखे। ठीक है डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सबका जवाब दीजिए। बीजेपी कह रही है, खासतौर पर वसुंधरा राजे ने कहा कि अपनी असफलता आप लोग छिपाने के लिए भाजपा के नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, उन पर आप आरोप लगा रहे हैं। साथ ही साथ बीजेपी ये भी कह रही है कि आपका ये पूरी तरह से फेल्योर है, और ये योगेंद्र जोशी भी कह रहे हैं कि पुलिस का फेल्योर है। क्यों नहीं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई जब इस तरह से निकलने वाला था कोई जुलूस या फिर रैली निकलने वाली थी विपरीत धर्मों के लोगों को लेकर के? क्या कहना है आपका? देखिए, मैं जानता हूं कि जोशी जी का अपना कार्यकाल पुलिस में रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो करौली में हुआ उसमें ये सब रेकी की गई थी। ऐसा नहीं है कि नहीं की गई थी, बिल्कुल की गई थी, लेकिन इस तरह का उन्माद फैलने की कोई संभावनाओं के कारण नहीं थे। हालांकि जेपी नड्डा सवाई माधोपुर में एक दिन पहले आए थे, उन्होंने जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने बिल्कुल सांप्रदायिक उन्माद भड़काने की बातें की थी, लेकिन उसका प्रभाव करौली तक आएगा इसका कोई अनुमान नहीं था, क्योंकि इस तरह के हालात नहीं थे। लेकिन मुझे लगता है, आप बोलिए ना, बोलिए, कंप्लीट कीजिए आप अपना जल्दी से चतुर्वेदी जी। तो जब ये जुलूस वहां से निकला है और जुलूस जब उस पर्टिकुलर समुदाय के वहां पहुंचा है, तो वहां पर जाने के बाद उनके धर्म विरोधी नारे लगाए गए, उनके धार्मिक स्थल में घुसकर भगवा फहराया गया, वहां उस तरह ने भयभीत करने का प्रयास किया। तो मुझे लगता है कि ये आधिकारिक तौर पर कह रहे हैं चतुर्वेदी जी आप कि उनके धार्मिक स्थल में घुस करके भगवा पहनाया गया, ये आधिकारिक तौर पर कह रहे हैं? वहां पे मुझे लगता है नहीं, रुकिए एक मिनट, अनुमान नहीं था। ये हवा में बात कर रहे हैं, आधिकारिक तौर पर कर रहे हैं चतुर्वेदी जी कि वहां पर जो रैली गई वो एक दूसरे समुदाय के धार्मिक स्थल पर घुस करके उन्होंने भगवा पहनाया गया। जांच आपकी कंप्लीट हो गई है क्या? धार्मिक स्थल पे घुसकर वह भगवा फहराया है, उससे उन्होंने उन्माद और भय फैलाने का वातावरण पैदा किया है, उससे ये माहौल बिगड़ा, और उस माहौल बिगड़ने की वजह से वहां पे सब दंगा हुआ। उपेंद्र मिश्र जी हमारे साथ हैं, एक मिनट मैं रोकना चाहता हूं सर आपको। प्रदीप चतुर्वेदी जी, आपने अपनी बात कही है, मैं आता हूं वापस। उपेंद्र मिश्र जी, आप सुन रहे हैं और आपने सुना प्रदीप चतुर्वेदी को, तो उन्होंने ये कहा कि ना केवल भड़काऊ नारेबाजी वहां पर जाकर के उनके इलाके में की गई है, बल्कि जाकर के धार्मिक स्थल पर जाकर के उनके धार्मिक स्थल में घुस करके वहां पर भगवा पहनाया गया, तब ऐसी स्थितियां पैदा हुई। और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जिम्मेदार होती है। मैं बीजेपी से पूछूंगा, लेकिन आपकी राय क्या है? जी उपेंद्र जी। जी बोलिए। देखिए, हाँ मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए आप जी। हेमंत जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए, हम सब सुन रहे हैं आपकी बात को। उपेंद्र जी बोलिए। मुझे उनकी आवाज नहीं आ रही है।
उनकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। उपेंद्र जी की आवाज नहीं आ पा रही है। हम तकनीकी खामी को दूर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन टिप्पणी चाहता हूं शैलेंद्र सिंह धाबाई आपसे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने तो सीधे आरोप लगाए हैं कि वहां पर जो रैली गई और उसके अंदर से लोग एक धर्म विशेष के, समुदाय विशेष के धार्मिक स्थल में घुसे, वहां पर भगवा फहराया गया। पहले से इस तरह की कोई आशंका नहीं थी, पुलिस ने अपना काम किया। लेकिन आप लोग वो कह रहे हैं कि इसके पीछे आप हो, और आप लोग सांप्रदायिक जहर उगलते हैं दिन भर और अलग अलग जगहों पर जाकर के बंटवारा करते हैं, बांटते हैं समाज को। हेमंत जी, प्रदीप जी को घटना की जानकारी नहीं है। उन्होंने आज आप देखिए सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, इतना ज्यादा वीडियो वायरल हो रहे हैं कि पूरे राजस्थान की जनता देख रही है, हिंदुस्तान की जनता देख रही है। प्रदीप जी को ना तो इसकी घटना की जानकारी है, ये सिर्फ आके बैठ गए और अनलगर बातें कर रहे हैं। जब इनके मुख्यमंत्री गैर जिम्मेदाराना बयान दे सकते हैं, तो प्रदीप जी की तो बात ही अलग है। और जहां तक रही घटना की बात, पूरा घटना सुनियोजित तरीके से हुआ है। आप देखिए, जब से कांग्रेस की सरकार आई है, गहलोत सरकार आई है 2019 में, आप देखिए छबड़ा में घटना होती है, 12 छबड़ा में घटना होती है, जयपुर में बस पे हमला हो जाता है, टोंक मालपुरा में दशहरा पे हमला हो जाता है, गंगापुर में हमला होता है, आप देखिए जोधपुर में हमला होता है। तो आपकी सरकार में कभी इस तरह की घटनाएं नहीं हुई? तो कहीं ना कहीं, है ना, मैं आपको बताऊं धाबाई साहब, तो आपकी सरकार में कभी इस तरह की घटनाएं नहीं हुई? जो असामाजिक तत्व है, एंटी सोशल एलिमेंट है, वो तो कहीं भी किसी तरह से घटना को अंजाम दे सकते हैं। धाबाई जी, कांग्रेस के नेता ही, आप देखिए इसमें कौन इन्वॉल्व है? कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के जो पार्षद हैं, जो वहां के मकबूल पार्षद हैं, वो षड्यंत्रकारी हैं। उन्होंने पूरा वो ठीक है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपके समय में इस तरह की घटनाएं कहीं नहीं हुई? आप एक बार बताइए हेमंत जी, जब हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, जब वो ताजिए निकालते हैं, तो क्या हमारे हिंदू मोहल्ले से नहीं निकलते? सारे ताजिए हिंदू मोहल्लों से, बाजारों से निकलते हैं, और सबको आपस में देखिए, इतने सालों की संस्कृति, एक साझा विरासत है, स्वागत करते हैं। तो ये घटना सुनियोजित है और राजस्थान में ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लेकिन आप शायद बूंदी के नेनवा की घटना को भूल गए, जो आपके शासनकाल के दौरान इस्तीफा देना चाहिए। भाई साहब, कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है हेमंत जी, कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है और इस घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए। आप देखिए, हिंदू समाज के अपना पर्व नहीं मनाएगा, हिंदू समाज अपने त्योहार मनाना छोड़ देगा। ऊपर से पत्थर गिर रहे थे, हिंदू भाग रहे थे, पुलिस प्रशासन भाग रहा था। इस तरह की व्यवस्था है, इस तरह की सरकार चल रही है राजस्थान में। आप देखिए, लेकिन मैं कहता हूं आज की घटना से धाबाई साहब वो तो कह रहे हैं कि आप अपना पर्व मनाइए। कौन रोक रहा है? पर्व मनाने के लिए अनुमति दी थी, लेकिन अगर आप किसी के धार्मिक स्थल में जाकर के भगवा पहना देंगे या किसी के इलाके में जाकर के उकसाने वाली नारेबाजी करेंगे, वो तो गलत है ना, वो तो फिर माहौल बिगाड़ती है। क्या आप मुहर्रम में ये नारे नहीं लगाते? मुहर्रम के त्योहार में ये अपने भगवानों के, अल्लाह के नारे नहीं लगाते? ऐसे ही हमने हमारे भगवान के नारे लगाए। अब्दुल सलाम, इसमें क्या आपको आपत्ति है? अब्दुल सलाम, एक छोटा सा कमेंट, उपेंद्र मिश्र के पास जाऊंगा बाद में। अब्दुल सलाम, साथी ने कहा ताजियों की बात की। देखिए, मुस्लिम समाज के जो भी फेस्टिवल त्योहार ताजी होते हैं, वो शांतिपूर्ण तरीके से निकलते हैं। उसमें कोई उत्तेजित नारेबाजी या कोई षड्यंत्र नहीं छुपा हुआ होता है। यहाँ पर कोई पहले से प्लानिंग नहीं होती है। यहाँ जो हुआ है वो पूरे प्लानिंग के साथ हुआ है और ये षड्यंत्र पूर्ण हुआ है कि ये किसने किया षड्यंत्र? कौन थे षड्यंत्र के पीछे? कौन थे षड्यंत्र के पीछे? एक दंगे को रोक देंगे। कौन थे षड्यंत्र के पीछे? वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता थे। कांग्रेस के नेता तो है। ये निर्दलीय पार्षद जिसका नाम आ रहा है, निर्दलीय पार्षद मतलूब अहमद का नाम आ रहा है, क्या ये षड्यंत्र करता था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो इनकी पूरी प्लानिंग और जिस तरह से माहौल पूरे देश। अरे भाई, किसकी प्लानिंग थी? और ये ध्रुवीकरण करके जो राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं, ये उसी का हिस्सा था। और राजस्थान में भी आने वाले टाइम में चुनाव है, ये चुनाव की भूमिका ही तैयार की जा रही है। ठीक है, और इसलिए ठीक है। उपेंद्र मिश्र जी, जवाब दीजिए। उपेंद्र मिश्र जी, आपको क्या लगता है? क्योंकि अब्दुल सलाम कह रहे हैं कि ये पूर्व नियोजित था, ये भारतीय जनता पार्टी और संघ की विचारधारा वाले लोग जहां पर चुनाव होते हैं वहां पर इस तरह की प्लानिंग करते हैं। वो तमाम आरोप लगा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी भी लगातार आप पर तमाम आरोप लगा रही है, भारतीय जनता पार्टी पर। उपेंद्र मिश्र जी, उपेंद्र जी, अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो प्लीज रिएक्ट कीजिए।
हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है? हम आपकी आवाज को सुन पा रहे हैं, आप बोलिए। मेरा सवाल सीधा सीधा है कि आरोप यह है कि संघ की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी समाज को तोड़ने का काम करती है, वैमनस्य फैलाती है, और आप लोगों की तरफ से ये सुनियोजित चक्र था, ये आरोप है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सुनियोजित अगर था तो एक बार ये बताएं कि छतों पर ईंट और पत्थर किसने इकट्ठे किए करौली में, और क्यों किए? जब 2 दिन पहले अशोक गहलोत जी को पत्र लिखा इन्होंने कि वहां पर दंगे हो सकते हैं, पत्र लिखने के तुरंत बाद छतों पर ईंट और पत्थर क्यों इकट्ठे किए गए? इसका जवाब देंगे ये, या कोई भी कांग्रेसी देगा इसका जवाब, या अशोक गहलोत जी इसका जवाब देंगे? ईंट और पत्थर किसके स्वागत के लिए वहां पर इकट्ठे किए गए थे छतों पर? प्रदीप चतुर्वेदी जवाब दीजिए। चतुर्वेदी जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि जब आप किसी के घर में जाके, किसी के मोहल्ले में जाकर उसको भयभीत करने का प्रयास करेंगे तो आत्मरक्षा के लिए, चतुर्वेदी साहब माफ कीजिए, लेकिन मैं आपको रोक रहा हूं, क्योंकि अगर पुलिस प्रशासन के रहते अगर कुछ सोशल, अगर कुछ असामाजिक तत्व ऐसा करते हैं तो उनकी जिम्मेदारी पुलिस की थी। हर धर्म के लोगों को चतुर्वेदी जी आप भूल गए सर कि आप सरकार में इस तरह का वैमनस्य फैलाने का प्रयास किया, आपने उनको उन्मादी वातावरण तैयार किया, क्योंकि आपको पता है कि पूर्वी राजस्थान में पिछले विधानसभा चुनाव में आप 19 में से 16 सीटों पे कांग्रेस की विजय हुई थी। आपका एक ही अस्त्र है कि आप धार्मिक उन्माद फैलाएं, अपनी पार्टी को ध्रुवित करें हिंदुत्व के प्रति, और आपने उस टाइम राजस्थान में सवाई माधोपुर में अपने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाकर यह माहौल पैदा करने की कोशिश की है। इस तरह की उन्माद से आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र में विकास की बात कीजिए, महंगाई की बात कीजिए, रोजगार की बात कीजिए, तो बात समझ में आती है, लेकिन आप धार्मिक जानकारी के आ जाते हो। एक मिनट चतुर्वेदी जी, चतुर्वेदी जी थोड़ा शांत होइए, बोलिए। आज राजस्थान सबसे असफल स्टेट हो गया है। 70 सालों में राजस्थान का कानून व्यवस्था चरमरा गई है। दलितों पे अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए बेरोजगार युवक चतुर्वेदी जी। और आज गहलोत सरकार नैतिकता के आधार पर राजस्थान से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। धाबाई जी, आप धाबाई जी मैं रोकना चाह रहा हूं चुके हैं। धाबाई साहब मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। सवाल यह है कि देखिए, अगर आप लोगों को चिंता है कि प्रदेश में भाईचारा कायम रहे, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल या फिर जांच कमेटी जिसको बोला गया है, वो कर्फ्यू के समय में वहां क्या जांच करने के लिए जा रही है? ये सवाल पूछ रहे हैं आपसे। एक बात बताइए, कर्फ्यू रुक जाने दीजिए, शांति बहाल हो जाने दीजिए, जांच तो सरकार करेगी ना सर, पुलिस प्रशासन करेगा ना, हेमंत तो माहौल बिगड़ेगा। हमारे अध्यक्ष जी ने जो कमेटी बनाई है, जो कमेटी जा रही है, वो वहां व्यवस्था को स्थापित करेगी, शांति कायम करेगी। वहां के वास्तविक तथ्य उनको पता लगेंगे। जब आपको पता लग गया कि ये पीएफआई का सुनियोजित षड्यंत्र है, जो कि सिम्मी आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है, उसके बावजूद मुख्यमंत्री इस तरह के बयान देते हैं जो गैर जिम्मेदाराना है और उनको अधिकार नहीं है। भाई साहब, अगर पीएफआई को षड्यंत्र रच रही थी और सिम्मी को षड्यंत्र रच रहा था, तो नेशनल इंटेलिजेंस क्या कर रही थी फिर? आज पत्थर बरसाए जा रहे हैं। ये तो नेशनल इंटेलिजेंस का भी फेलियर है फिर। आज आप देखिए, अगर ऐसा है, किसने पनपाया? आज करौली के अंदर शासन व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, सिम्मी से जुड़ा हुआ अगर मसला आता है, आतंक से जुड़ी हुई बात अगर ये कर रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी केंद्रीय इंटेलिजेंस की भी होती है कि अगर देश में हो रहा है तो इंटेलिजेंस, इस देश की इंटेलिजेंस भी वही काम करती है। चलिए, राज्य सरकार की इंटेलिजेंस फेलियर हुई, स्टेट की इंटेलिजेंस होती है, केंद्र की इंटेलिजेंस। अगर आतंकवाद का मसला आप कह रहे हैं, सिम्मी से जुड़ा मामला कह रहे हैं, सिम्मी का हाथ बोल रहे हैं, इसमें इंटेलिजेंस होती है। आप हमेशा यही, कोई भी विफलता होती है राज्य सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी पे डाल देते हैं। चलिए, मैं कमेंट ले लेता हूं, एक कमेंट ले लेता हूं जी। उपेंद्र जी कमेंट जी बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कांग्रेस की ये सरकार जिसने ज्यादा स्तर में मंदिर तोड़वाया, द्वार पे राम दरबार की मूर्ति को तोड़वाया, ये करौली वही स्थान है जहां पर 2 वर्ष पूर्व एक पुजारी की हत्या हो गई थी, याद कीजिए। करौली यही स्थान है जहां पर पुजारी की हत्या हो गई थी और ये सरकार मौन रह गई थी। ये सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है। इनको लग रहा है कि अगले वर्ष के चुनाव में इनकी बड़ी हार होने वाली है
और ये आगे बुरी तरह हारने वाले हैं। ये मुस्लिम तुष्टीकरण का कार्ड खेल रहे हैं और इसलिए जो हिंदू पूरे राजस्थान भर के अंदर शोभा यात्रा निकली थी, परंतु करौली के अंदर योजना पूर्वक, षड्यंत्र पूर्वक इन्होंने पथराव किया है। इसलिए हम जिम्मेवार अधिकारियों को बर्खास्त करके, और गृह मंत्री, चूंकि मुख्यमंत्री हमारे स्वयं के गृह मंत्री हैं, इसलिए उसको इसकी जिम्मेवारी को स्वीकार करें, अपनी गलती को माने, अनर्गल वक्तव्य देना बंद करें। और ये देखें कि पूरे राज्य भर के अंदर आप देखिए कि कश्मीर फाइल दिखाने के लिए धारा 144 लगा दी जाती है, बीकानेर में धर्म यात्रा निकालने के लिए आप धारा 144 लगा देते हैं। आप ऐसी कर रहे हैं, हिंदुओं के विपरीत जाने की बात कर रहे हैं, और फिर आप कहते हैं कि मैं इसका जवाब ले लूंगा। योगेंद्र जोशी जी, एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं धाबाई साहब, उन्होंने कहा कि देखिए इसमें तो सिम्मी का भी, आतंकवाद का भी पीछे मसला है, ये तो बहुत बड़ा मामला हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल पीएफआई की भूमिका है। पीएफआई ने दो दिन पहले पत्र लिखा है। मैं ले रहा हूं सर, उसी पे कमेंट ले रहा हूं, उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। मिश्र साहब जी, उपेंद्र जी, जोशी साहब बोलिए। ऐसा है जी हेमंत जी, हाँ, कि ये राजनीतिक दल और धार्मिक दल, हाँ, आपस में एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाते हैं, और जिस राजनीतिक दल की शासन होता है वो पुलिस को अपनी समझता है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई राजनीतिक दल या धार्मिक दल कोई किसी प्रकार की प्लानिंग करता है तो पुलिस क्या बैठी रहती है क्या? प्लानिंग तो पुलिस को करनी चाहिए, व्यवस्था बनाने की। कि साहब अगर धार्मिक जुलूस निकल रहा है, कोई अगर नारे लगा रहा है, कोई इस तरह की बात कर रहा है, तो उसको रोकेगा कौन? पुलिस रोकेगी। ठीक बात है। लेकिन अगर पुलिस वाले अपने कान में तेल डाल के सो जाएंगे तो ऐसी स्थिति होगी। और इस प्रकार के राजनीतिक दल और धार्मिक दल ये आपस में इस तरह से एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाते हैं। चतुर्वेदी जी जवाब दीजिए। एक दूसरे पर आरोप लगाने, और जोशी जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, और वाजिब सवाल है उनका कि आप कह रहे हैं कि इतनी बड़ी ये साजिश हो गई, सब पूरी नियोजित हो गया, तो प्रदेश की पुलिस कर क्या रही थी? हेमंत जी, जोशी जी का जो बयान है उससे मैं सहमत नहीं हूं। मेरा कहना है नहीं, आप अभी आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस के सामने जाकर के कोई मस्जिद में घुस करके भगवा फहरा दिया। पुलिस क्या कर रही थी? मेरी बात सुनिए जी, मेरी बात सुनिए कि जब भी किसी बड़े समूह का जुलूस निकलता है तो उसके उपद्रवी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और पुलिस उसकी सुरक्षा के इंतजाम के लिए, इसीलिए तो कह रहे हैं कि उसके मुताबिक पुलिस बल तैनात नहीं था क्या सर? अरे भाई, उसको रोकेगा कौन? अगर इस प्रकार का उन्माद पैदा करते हैं तो रोकेगा कौन? कोई बाहर से पुलिस आएगी क्या? कोई रशिया से पुलिस मंगाई जाएगी? यही पुलिस करेगी। आप लोग पुलिस की भीड़ बोलना बंद करें, पुलिस से काम लेना चालू करें। आप पुलिस से काम नहीं लेते हैं, पुलिस वालों को अपनी पुलिस समझते हैं। एक मिनट, एक एक करके जोशी साहब, फिर अगर आप बीच में बोलेंगे सुन नहीं पाएंगे। इन्होंने भगवा लहराया है तो इससे वहां भयभीत करने की कोशिश की है, इसलिए वहां पे असुरक्षा की भावना पैदा हुई है। यह मामला बिल्कुल दूसरा है। इसलिए सरकार ने अपनी तरफ से जो पूरी तैयारियां थी वो की थी, लेकिन अनुमानतः इस बहुसंख्यक वर्ग ने वहां जाकर के अपनी रणनीति बदल दी और वहां जाकर के अल्पसमुदाय को डराने को उससे ये आतंक फैला की थी कि पत्थर कर दो। आधे घंटे बाद पुलिस पहुंची, पत्थरबाजों पत्थर जब पड़ गए, दुकानें जल गई, आधे घंटे बाद पुलिस पहुंची। तो ये व्यवस्था करी थी राज्य सरकार ने। ये राज्य सरकार के उपेंद्र जी जल्दी से अपनी टिप्पणी कर दीजिए, समय नहीं है ज्यादा। मैं ये कहना चाहता हूं, मुझे प्रदीप जी जो बार बार कह रहे हैं कि उपद्रवियों की भीड़ थी, इस शब्द पर बहुत घनघोर आपत्ति है, क्योंकि ये उपद्रवियों की जो धर्म यात्रा निकाल रही थी, क्या वो उपद्रवी लोग थे? उपद्रवी वो थे जिन्होंने पथराव किया था। उनको याद दिला दूं कि 9 वर्ष, लेकिन ये कहा जा रहा है कि देखिए आगजनी दोनों तरफ से हुई, पथराव भी बाद में दोनों तरफ से हुआ, हिंसा भी दोनों तरफ से हुई, और ये तो जांच का विषय। चलिए मैं इस पर जवाब ले लूंगा आपसे, लेकिन अब्दुल सलाम जल्दी से मुझे ये बताइए, ये कहाँ का न्याय है कि कोई अगर अपनी रैली निकाल रहा है और जाकर के उस पर पथराव किया जाए, वहां पर आगजनी की जाए, ये सभ्य समाज की पहचान है क्या? और ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिन्होंने करौली में उपद्रव फैलाया, चाहे वो कोई भी हो? जिन्होंने भी उपद्रव फैलाया है वो सब कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, कार्रवाई होनी चाहिए। जो ऑफिसर हैं, ठीक है दाबाई साहब जल्दी से कमेंट। उनको भी सस्पेंड किया जाना चाहिए, उनको भी सस्पेंड करना चाहिए। दाबाई साहब जल्दी से कमेंट, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे वो किसी भी तरफ के हो, कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, मैंने आपको बताया, जब घटना
सुनियोजित है, साजिशान ये है। तय आप जब थोड़ी आपको करेंगे पता लग सर। गया कांग्रेस ये के तो जांच पार्षद के बाद इसमें पता involved चल हैं, पाएगा ना, वो ये तो आज पूरा आप जांच उसको पर पकड़ छोड़ नहीं रहे हो। दीजिए। कांग्रेस पुलिस का प्रशासन पार्षद है, मकबूल पकड़ा नहीं जा रहा है। बताइए सर, मैं तो सीधा सीधा एक जानना बात चाह रहा हूं, बताइए, चाहे वो हिंदू- किसी भी हिंदू समुदाय क्या के हो, अपना त्योहार किसी नहीं भी मनाएगा? क्षेत्र के हो, क्या अपने किसी भी देवी धर्म के देवताओं हो, के नारे ऐसे नहीं लोगों लगाएगा? पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैं कह रहा हूं कार्रवाई दोनों, हमारी तरफ से तो कोई, हमने तो सिर्फ जुलूस निकाल रहे थे, पत्थरबाज अच्छा कहां से आए? ठीक, चलिए बहुत बहुत हमारे शुक्रिया, कहां से- माफी चाहता हूं समय नहीं है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन आज भी इंतजार है इस बात का कि आखिरकार करौली का असली गुनहगार है कौन, और क्या उन गुनहगारों को सजा दी जाएगी कड़ी से कड़ी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। और अगर कहीं पुलिस का भी फेल्योर रहता है या चूक हुई है, उसको भी दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए। और साथ ही साथ हम सबको यह समझना चाहिए कि आपस में जो भाईचारे की मिसाल इस देश ने सदियों से कायम की है, वो आगे कैसे कायम रह सके। नमस्कार।